हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाते हैं। म्यूचुअल फंड्स पर हमें दो तरह से गेन हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म होगा या फिर लॉन्ग टर्म होगा। अगर आपको लॉस होता है तो लॉस आगे के सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स दोनों पर टैक्सेशन के रूल्स अलग हैं। टैक्स रेट भी अलग तरह से लगता है और इसका ट्रीटमेंट भी इनकम टैक्स रिटर्न में अलग तरह से होता है। अगर आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं तो उसके लिए 12 महीने का पीरियड कंसिडर किया जाता है। जो भी आपकी परचेज डेट है, अगर आपने 12 महीनों के अंदर उसे सेल आउट कर दिया, रिडेम्पशन करवा लिया, तब उस पर जो भी हमें गेन होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स को 12 महीनों से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद आप रिडीम करवाते हैं, तो उस पर जो भी हमें गेन होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और अगर आपको लॉस हो गया तो फिर वैसे ही अकॉर्डिंगली वो शॉर्ट टर्म लॉस होता है या लॉन्ग टर्म लॉस होता है। अब म्यूचुअल फंड्स रिडेम्पशन करवाने पर आपको जो भी प्रॉफिट हुआ, आपकी जो सेल है, जो परचेज़ है, वो सारे अमाउंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए आपको रिडेम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर आपको रिडेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है तो आप एआईएस में से भी ये अमाउंट्स ले सकते हैं। लेकिन एआईएस एक एस्टिमेट बेस होता है, इसलिए आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना है कि जो भी फिगर्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो करेक्ट रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वरना आप एआईएस को अमेंड भी कर सकते हैं जो भी आपकी फिगर्स हों उसके अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम आपको करना है कि 26AS को डाउनलोड करना है और एआईएस स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। आप जो भी म्यूचुअल फंड्स की फिगर्स दिखाएंगे या बाकी कोई भी आप फिगर्स जो भी आप दिखा रहे हैं अपने आईटीआर में, वो एआईएस के साथ मैच करनी चाहिए। एआईएस हमें यहाँ ब्लू लाइन में मिल जाता है, यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप अपने आईटीआर में जो भी म्यूचुअल फंड्स के अमाउंट दिखाएंगे, तो एआईएस में आपको सेल और परचेज दोनों मिल जाती है। तो आपके आईटीआर की फ़िगर्स आपके एआईएस की फ़िगर्स के साथ मैच होनी चाहिए। अगर आप आईटीआर में ज़्यादा दिखा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एआईएस से कम दिखा रहे हैं तो दिक्कत आएगी, फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईटीआर फाइलिंग। सबसे पहले असेसमेंट ईयर ले लेंगे, यहाँ पे 24-25 ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। स्टार्ट न्यू फाइलिंग से करेंगे, इंडिविजुअल, कंटिन्यू। यहाँ पर हमने आईटीआर फॉर्म ले लिया है, आईटीआर 2। अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, इंट्राडे नहीं है, एफएनओ नहीं है, तब आप आईटीआर 2 फॉर्म को फाइल करेंगे म्यूचुअल फंड्स के लिए। लेकिन अगर साथ में आपकी बिजनेस इनकम भी है तब आईटीआर 3 एप्लीकेबल हो जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम मोर दैन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी आईटीआर में आपको 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम दिखानी है तो आप हमेशा इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमें अपने आईटीआर में कौन कौन से शेड्यूल्स चाहिए हैं। आपको कौन कौन सी इनकम्स दिखानी है, कौन से रिडक्शंस दिखाने हैं, टैक्स कितना दिखाना है, तो शेड्यूल यहाँ से सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ कैपिटल गेन का शेड्यूल सेलेक्ट कर लेते हैं, उससे हमारी आईटीआर छोटी भी रहेगी, और इस वीडियो में हम सिर्फ कैपिटल गेन को ही कवर कर रहे हैं। इनकम पर जाएंगे, यहाँ से सैलरी का शेड्यूल हम हटा देते हैं। अगर आपकी सैलरी भी है तो आप इस आईटीआर में सैलरी भी दिखा सकते हैं। फिर हम कैपिटल गेन के शेड्यूल को यहाँ पर टिक कर लेंगे, और अगर शॉर्ट टर्म के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म भी दिखाना है तो आप शेड्यूल 112A इसे भी यहाँ पर टिक कर लेंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं, और ये फॉर्म हमारा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है, डिफ़ॉल्ट रिजीम में है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके चैप्टर 6A के डिडक्शंस हैं, जैसे कि 80C है, 80D है, या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं, तो पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा 10IEA। उसी के बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर पाएंगे और डिडक्शंस को क्लेम कर पाएंगे। तो ये फाइलिंग हम न्यू टैक्स रिजीम में कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू में, तो हम नो पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमारा न्यू टैक्स रिजीम में रहेगा। कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे ना तो सैलरी एग्जेम्पशंस हाईलाइट होंगे और ना ही कोई डिडक्शंस हाईलाइट होंगे, क्योंकि ये फॉर्म हम न्यू टैक्स रिजीम में फिल कर रहे हैं। साथ ही हमने सैलरी के शेड्यूल को भी अनटिक कर दिया है, इसलिए सैलरी की कोई भी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट नहीं होंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है जनरल इन्फॉर्मेशंस, जहाँ पर कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होंगी, उसे चेक करके कंफर्म कर देना है। साथ ही यहाँ पर बैंक डिटेल्स भी मिलेंगी आपको, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया में वो सब आपको ऐड कर लेने हैं और शेड्यूल को कंफर्म कर देना है।
इसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक कैपिटल गेन का शेड्यूल, और यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड्स को कैसे दिखाएंगे। अब अगर म्यूचुअल फंड्स पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि आपने 12 महीनों से पहले ही अपने म्यूचुअल फंड्स रिडीम करवा दिए हैं, तो आप यहाँ सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप थर्ड वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स दिखाते हैं। अगर आपके डेट म्यूचुअल फंड्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरह से होता है। कंटिन्यू कर देंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टैब है हमारे पास। शॉर्ट टर्म पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स, सेक्शन 111A पर टिक लगाएंगे। यहाँ पे नीचे हमें देना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पर हमें एक एक म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती है, हम लमसम अमाउंट ले सकते हैं। तो आपको टोटल कर लेना है कि आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि सेल अमाउंट कितना है। अगर आपने 3-4 म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट किया है तो आपको टोटल वैल्यू यहाँ पर ले लेनी है। मान लेते हैं कि हमारी सेल कंसिडरेशन जो पैसा हमें मिला है वो है 3 लाख रुपए, और यहाँ पर लेना है हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। इन्फ्लेशन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है, इसीलिए हम विदाउट इंडेक्सेशन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। मान लेते हैं कि हमने 7-8 महीने पहले से परचेज किया था और उस समय जो टोटल कॉस्ट प्राइस थी वो थी 2,50,000। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको अपने रिडेम्पशन सर्टिफिकेट से मिल जाएंगी, और अगर आपको रिडेम्पशन सर्टिफिकेट मिलने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप AIS स्टेटमेंट से भी ये फिगर्स ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा गेन कैलकुलेट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक होता है, और इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, व्यू शेड्यूल, ऐड डिटेल्स। लॉन्ग टर्म के केस में 2 तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन फीड की जाती हैं। तो सबसे पहले है शेयर्स और यूनिट्स एक्वायर्ड। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हमें सिलेक्शन करना है सबसे पहले कि हमने जो म्यूचुअल फंड्स सेल आउट किए हैं वो हमने परचेज कब किए थे, ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018। अगर आपने 2018 से पहले वो म्यूचुअल फंड्स परचेज किए थे तब हम इसे सेलेक्ट करते हैं, और इस केस में हमें यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाइज डिटेल्स देनी है। एक एक म्यूचुअल फंड की यहाँ पे अलग डिटेल्स देनी होंगी। अगर हमने म्यूचुअल फंड्स आफ्टर 31 जनवरी 2018 परचेज किए हैं तो हम इसे टिक करेंगे, और इस केस में हमें यहाँ पर सिर्फ लमसम फिगर देनी होती है, पर म्यूचुअल फंड वाइज यहाँ पे फिगर्स नहीं दी जाती हैं। तो आप टोटल कर लेंगे, आपको जितने भी म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आपको सबका टोटल लगा लेना है, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर जाएगा। कोई एक्सपेंडिचर्स क्लेम करना चाहते हैं, आपके सर्टिफिकेट में है तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ परचेज टोटल यहाँ पर हम फिगर्स ले लेते हैं। 2,80,000 कॉस्ट ऑफ परचेज थी हमारे 3.5 लाख की, यानी कि हमें लॉन्ग टर्म में लॉस हो गया है। इसे हम ऐड कर देंगे, साइड में स्क्रॉल करेंगे तो लॉस हमें यहाँ पे दिख जाएगा। 70,000 का यहाँ पे लॉस ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। इसे नीचे कंफर्म कर देंगे। कैपिटल गेन का शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट टर्म भी दिखा दिया हमने और लॉन्ग टर्म भी दिखा दिया। इसके बाद अब हमें बाकी के कॉलम्स को फिल कर लेना है, जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, साइला का शेड्यूल है, इसे हम खोलकर ओपन करके कंफर्म कर देंगे। बाफला का शेड्यूल है, CFL है, ये सारे आपके लॉसेस को आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। साथ ही आपके जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उनकी कैलकुलेशंस भी इन्हीं सारे शेड्यूल्स में होती है। अगर आपने इन तीनों शेड्यूल्स में कोई भी गड़बड़ करी तो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो भी टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो गलत तरीके से कैलकुलेट होगा, या फिर जो लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो इन शेड्यूल्स पर आपको ध्यान देना है और इनको ध्यान से ही कंफर्म करना है। इसके बाद नीचे टोटल इनकम का शेड्यूल है, और इसके बाद है कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स। ये सारी चीज़ें ऑटो कैलकुलेट हो जाती हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस आप ऊपर फीड करते हैं उसके बेसिस पर ये सारा यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको म्यूचुअल फंड्स की इन्फॉर्मेशंस अपने ITR फॉर्म में देनी है। ये था इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का ट्रीटमेंट, और डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स की बात नहीं की हमने। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स किस रेट से लगता है, तो अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो इस पर फ्लैट 15% का रेट लगता है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो जितना भी गेन है 1 लाख उसमें से एग्जेम्पशन मिल जाता है, और बाकी बैलेंस पर 10% का फ्लैट रेट लगता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।